हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। तो वाटर को हम क्या लिखते हैं, H2O। तो पानी क्या है, हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट से एक है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। कोई भी इंसान है वो कुछ दिन खाने के बिना तो रह सकता है, लेकिन पानी के बिना लाइफ को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता कि कोई पानी के बिना भी ज़िंदा रह सकता है। तो हम आज पढ़ेंगे वाटर के बारे में। तो पानी जो है एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। सॉलिड आइस के रूप में, लिक्विड वाटर जो लिक्विड फॉर्म में होता है, गैसेस जो स्टीम के रूप में होता है। तो क्या है, एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पानी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोलते हैं कि कोई भी जब सोल्यूशन बनाना होता है तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें पानी में मिलाकर, पानी में डिसॉल्व करके कोई सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्योंकि क्या हो गया कि पानी में बहुत सारे सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उस वजह से क्या बोला जाता है, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ, कहते हैं अगर पानी है, धरती पे पानी है तो उसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, धरती पे अगर पानी ना हो, ह्यूमन बॉडी में अगर पानी ना हो, अगर पानी या फिर पानी की कमी हो जाए ह्यूमन बॉडी में, तो उसकी वजह से बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस प्रॉपरली नहीं होते। जैसे मसल्स की हो गया, मसल फंक्शंस हो गए, और बॉडी का टेम्परेचर हो गया, ठीक है, उस वो रेगुलेट नहीं होता है, टिश्यूज़ न्यू नहीं बनते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो फंक्शंस होने होते हैं बॉडी में, ये प्रॉपरली नहीं हो पाते। तो इसलिए पानी क्या है, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में। तो 2 से लेकर 2.5 लीटर डेली रिक्वायरमेंट होती है पानी की, जिसमें हम क्या होता है, 1.5 लीटर हम फ्लूइड्स के द्वारा ले लेते हैं, और 0.8 लीटर फूड जो हम खाते हैं उसमें से पानी लिया जाता है। जो ऐसे कि हमने जो खाना खाया उसे हम जब चबाते हैं, जब उसकी डाइजेशन होती है, तो वो जब पूरी तरह से प्रॉपरली टुकड़ों में बढ़ जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ जाता है, तो वहाँ पे जो पानी निकलता है उससे 0.8 लीटर बॉडी की रिक्वायरमेंट पानी की जो होगी वो पूरी होती है। क्या है, 1.5 लीटर हम फ्लूइड्स लेते हैं, और 0.8 लीटर जो हमने खाना खाया उस खाने में से पानी निकलता है। तो इस तरह से दो दो से लेकर 2.5 लीटर तक की जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, वो पूरी हो जाती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो पानी है इसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। तो जैसे पानी है उसका इम्पॉर्टेंट रोल है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। ठीक है, तो इन्हें हम पढ़ते हैं। तो ये क्या होंगी, फिजिकल होंगी, कुछ उसकी अपीयरेंस पे रिलेटेड होंगी, और कुछ केमिकल होंगी, उसके रिएक्शंस। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा, पानी के नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि जो पानी होता है उसका नेचर कैसा है। तो ये क्या होता है, टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है। तो आपने देखा ही होगा, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता है और उसका कोई कलर भी नहीं होता है। अगर उसमें कुछ मिक्स कर दिया जाए तो उसकी वजह से उसका टेस्ट और कलर दोनों चेंज हो जाते हैं। तो पानी का अपना कोई टेस्ट नहीं होता और ना ही उसका कोई कलर होता है। अगर पानी में मिनरल्स हैं, जैसे कि पीने का पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसमें मिनरल्स की वजह से उसका जो टेस्ट होता है वो प्लीजेंट सा टेस्ट होता है। लेकिन जब पानी में एयर प्रेजेंट हो जाती है तो उसका जो टेस्ट होता है वो बिटर हो जाता है, मीन्स थोड़ा कड़वा सा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पानी में कौन सी चीज़ प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग पानी का जो टेस्ट होगा और पानी का कलर होता है वो चेंज होता है। और अब पानी का अपना ना ही कोई टेस्ट होता है और ना ही उसका कोई अपना कलर होता है। नेक्स्ट है स्टेट। पानी की जो सेकंड प्रॉपर्टी है स्टेट के, पानी की अपीयरेंस कैसी होती है। तो पानी जो है 3 फॉर्म्स में होता है, सॉलिड दैट मीन्स आइस में, लिक्विड जो कि पानी लिक्विड फॉर्म में हो गया, गैसेस फॉर्म में जैसे स्टीम में, स्टीम्स हो गया, वेपर्स हो गए, ये सारा क्या हो गया, गैसेस फॉर्म हो गए। तो पानी क्या है, 3 स्टेट्स में होता है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स हो गया कि पानी किस टेम्परेचर पे जाकर फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है। तो जो प्योर वाटर होगा जिसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट नहीं होंगी, तो वो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर पानी में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है
तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो क्या है, अगर पानी में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो वो 0 डिग्री से पहले ही क्या हो जाएगा, वहाँ पे फ्रीज़ हो जाएगा। और जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होता जाएगा। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। तो जो प्योर वाटर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो पानी जो गर्म होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अगर उसका प्रेशर ज़्यादा है, मतलब पानी जो है उसका प्रेशर ज़्यादा है, मतलब इस तरह से ये कोई कंटेनर हो गया तो इसमें पानी इतना है, ठीक है, और दूसरा जो कंटेनर है उसमें इतना सा पानी है। तो हाई वॉल्यूम के है, हाई प्रेशर किस में ज़्यादा हुआ, इस वाले कंटेनर में। तो इसको अगर हीट किया जाएगा तो यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी पानी को बॉईल करने के लिए। लेकिन जो कम वाला होगा इसको अगर हीट करेंगे, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये जल्दी मतलब इससे कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी इसे। तो क्या है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी पानी को गर्म करने के लिए। तो ये क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए होगा। दैट मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करेगा कि जो पानी है उसका प्रेशर कितना है, और जो प्योर वाटर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि पानी क्या है, एक स्टेबल सब्सटेंस है। दैट मीन्स जो पानी है वो जल्दी अपने कंपोनेंट्स को, जैसे कि H2O लिखते हैं हम इसको, तो पानी क्या है अपने कंपोनेंट्स को जल्दी ब्रेक डाउन नहीं करता। अगर हम पानी को 500 डिग्री के आसपास बॉईल करते हैं या इसको हीट देते हैं तभी ये जाकर अपने कंपोनेंट्स को ब्रेक करता है, H2 एंड O2 को, मीन्स इनको अलग अलग करता है उसी टाइम पे। अगर हम इसको 500 डिग्री के आसपास ही इसको टेम्परेचर देते हैं तभी, वरना ये अपने जो H2 कंपोनेंट्स होंगे इन्हें अलग नहीं करता। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है कि कैपेसिटी क्या है उसकी अपने उसी फॉर्म में रहने की, मतलब एक जो स्ट्रक्चर है पानी का उसे वो अपने उसी स्ट्रक्चर में रहे, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो जो सॉलिड वाटर होता है उसकी जो डेंसिटी होगी वो लिक्विड वाटर से कम होगी, क्योंकि क्या होता है जैसे कि आइस होती है वो पानी तो पिघलता नहीं है लेकिन आइस जो होती है वो पिघल जाती है। तो क्या है, उसकी डेंसिटी क्या होती है सॉलिड वाटर की कम होती है लिक्विड वाटर से। नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। हीट कैपेसिटी होता है कि 1 डिग्री जो टेम्परेचर है उसको राइज़ करने के लिए हमें कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी। जो पानी है उसे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब 1 डिग्री इंक्रीज़ करने के लिए हमें उसे कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसको बोल देते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। और जो पानी की हीट कैपेसिटी है वो अदर लिक्विड से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गुड सॉल्वेंट। तो पानी क्या है, पानी को हमने पहले ही बता दिया है आपको कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं डिज़ोल्व हो जाते हैं, और डिज़ोल्व होने की वजह से बहुत सारे सोल्यूशंस बनाए जाते हैं पानी में। कुछ सब्सटेंसेस को मिक्स करके सोल्यूशंस बनाए जाते हैं जिन्हें क्या हम बोलते हैं, जब पानी में मिक्स किए जाते हैं तो उसे हम एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। तो पानी क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो पानी होता है वो अपने में से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा पास नहीं होने देता, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग टेम्परेचर। तो जहाँ भी पानी की काफ़ी सारी बॉडी होती है जहाँ पे पानी प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसके आसपास का जो टेम्परेचर होता है पानी क्या करता है उसे रेगुलेट करके रखता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एयर कंडीशनर। ये पानी जो है नेचुरली इसका काम होता है, नेचुरली ये फंक्शन करता है अपने आसपास की जो भी उसकी सराउंडिंग है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने की। जैसे कि अगर सर्दी में देखें तो ये पानी को हीट प्रोवाइड करता है। जहाँ पे भी बहुत सारा पानी इकट्ठा होगा तो आप देखोगे वहाँ का टेम्परेचर स्टेबल सा रहता है। वहाँ पे ना तो गर्मी के टाइम पे ज़्यादा हीट होती है और ना ही सर्दी के टाइम पे ज़्यादा वहाँ पे ठंड होगी। तो क्या होता है, जब पानी होता है सर्दी के टाइम पे ये वहाँ से हीट हीट प्रोड्यूस करता है जो इसने स्टोर की होती है, लेकिन गर्मी के टाइम पे ये क्या करता है हीट को वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये नेचुरल एयर कंडीशनर के तौर पे काम करता है।
तो इस तरह से ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, जिसमें हमने इसके नेचर के बारे में, स्टेट के बारे में, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबल सब्सटेंसेस, डेंसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, गुड सॉल्वेंट, पुअर कंडक्शन, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड रेगुलेटिंग टेम्परेचर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो पानी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मतलब पानी की रिएक्शंस क्या होंगी, ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम। वाटर इज़ अ स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट इसमें क्या है कि पानी क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड होता है, मीन्स उसकी जो ब्रेक डाउन होती है वो इजीली नहीं होती, जो कि हमने उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी किया। तो यहाँ पे हम क्या होगा, पानी जो है इजीली ब्रेक नहीं होता, इसकी ब्रेक डाउन नहीं होती, जैसे कि H2O है, ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको 500 डिग्री पे जाकर टेम्परेचर देते हैं तो ये क्या होता है, H2 और O2 में ब्रेक हो जाता है। लेकिन इसकी जो बॉन्डिंग है उसकी वजह से पानी इजीली ब्रेक नहीं होता। तो वहाँ पे क्या करते हैं, समटाइम्स जब पानी को ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ती ही है तो वहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और देन उसमें एसिड को ऐड किया जाता है। उसके बाद ही ये जो वाटर होगा ये अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक होता है, मीन्स इन्हें अलग कर देता है। तो ये क्या था, वाटर क्या एक स्टेबल कंपाउंड है, मतलब ये इसकी जो ब्रेक डाउन होगी वो इजीली नहीं होती। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की और एसिड की ज़रूरत पड़ती है, और जो टेम्परेचर होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, तभी ये जाकर अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं उसे ब्रेक करता है और H2 को और O2 को अलग अलग करता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शन विद मेटल्स में क्या होगा, तो ये जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से हाइड्रोजन को निकाल देता है। जैसे कि ये क्या हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है, और सोडियम हो गया। ये क्या हो गया, वेरी रिएक्टिव होती है, मीन्स ये बहुत ज़्यादा रिएक्शंस करती हैं, ठीक है। तो इनके साथ अगर पानी को मिला दिया जाता है तो ये क्या करता है, उसमें से हाइड्रोजन को निकाल देता है। तो रूम टेम्परेचर पे, मीन्स जो रूम टेम्परेचर होगा उसके ऊपर अगर पानी इन मेटल्स के साथ, जो सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, अगर इनके साथ ये मिल जाता है, पानी मिलता है, तो ये क्या करता है, उसमें से हाइड्रोजन को निकाल देता है। तो ये क्या था, रिएक्शन विद मेटल्स। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है कि जो भी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उन्हें ब्रेक किया जाता है। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना। फर्स्टली क्या है, पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलाइसिस में कि वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं ब्रेक होते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड। जो हमने खाना खाया उसमें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वो फर्स्टली क्या होता है, ब्रेक होते हैं, जो कि क्या होते हैं, पानी की हेल्प से होते हैं, ठीक है। तो उनकी ब्रेक डाउन में पानी हेल्प करता है, देन वो जाकर डाइजेस्ट होती हैं। तो इसलिए क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करने में और सिंपल सब्सटेंस बनाने में ये हेल्प करता है। देन क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, जो भी फूड के पार्टिकल्स हैं उनकी डाइजेशन में हेल्प करता है। फोर्थ है रिएक्शन विद ऑक्सीडेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये क्या करता है, जो मेटल्स होती हैं और जो नॉन मेटल्स होती हैं उनमें जो O2 प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्शन करके ये बेसिस और एसिड्स देते हैं। तो इससे क्या हो गया, अगर ये जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी उसके साथ रिएक्शन करके ये बेसिस एंड एसिड्स देते हैं, मतलब प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, जिसमें हमने वाटर इज़ अ स्टेबल कंपाउंड ये पढ़ा है, रिएक्शन विद मेटल्स, पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलाइसिस, रिएक्शन विद ऑक्सीडेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पढ़ा है। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो आज का हमारा टॉपिक था वाटर, जिसमें हमने पानी की इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़ा है, इसके प्रॉपर्टीज़ जो कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।